नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है कि किस प्रकार भारतीय भूमि पर जो सूखा या ड्रोट आता है, उसके क्या कारण हैं। हाल ही में एक द हिंदू में एक न्यूज़ प्रकाशित हुई थी। एक स्टडी के बारे में बताया गया था कि किस प्रकार रोज़वी वेव इंडियन मानसून को प्रभावित करती है। तो आज के लेसन में हम जानेंगे कि रोज़वी वेव क्या होती है, ये कहाँ पैदा होती है और किस प्रकार इंडियन मानसून को ये इफ़ेक्ट करती है और भारत में सूखे का कारण बनती है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार भारत में जितने भी सूखे आते हैं या जितने भी ड्रॉट करते हैं वो अल नीनो के कारण नहीं है। केवल अल नीनो के कारण नहीं होता है, अन्य घटनाएँ भी होती है। जैसे कि बेंगलुरु के वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तरी अटलांटिक महासागर क्षेत्र में बनने वाली वायुमंडलीय घटनाएँ कर्विंग वेव के कारण दक्षिण-पश्चिम मानसून में वर्षा की कमी आती है। जैसा कि आप जानते हो कि दक्षिण-पश्चिम मानसून के कारण भारत में 80% वर्षा होती है। तो इसके अंदर अगस्त महीने में ऐसी घटनाएँ घटती है कि अटलांटिक महासागर में, आगे हम इनको मैप से देखेंगे कि किस प्रकार मतलब ये रोज़ वेव घटती है और अटलांटिक महासागर में ऐसी कौन-सी वायुमंडलीय घटनाएँ घटती है जिसके कारण इंडियन मानसून इफ़ेक्ट होता है और सूखे का कारण बनता है। तो आगे चलते हैं। इसमें ये बताया गया है कि जैसे कि हमारा भी मानना है कि परंपरागत रूप से हम क्या मानते हैं कि भारत में सूखे का कारण क्या है? अल नीनो। और अल नीनो के बारे में आप सभी लोग जानते हो कि प्रशांत महासागर में पेरू तट के पास यानी दक्षिणी अमेरिका का जो पश्चिमी तट है, वहाँ पर जल असामान्य रूप से गर्म होने लगता है, जिसकी वजह से जो इंडियन मानसून जहाँ से क्रिएट होता है, वो निश्चित रूप से प्रभावित होता है और भारत में कम वर्षा होती है। तो अल नीनो की घटनाएँ होती हैं। आगे थोड़ा-सा हम मैप में देख लेंगे कि अल नीनो क्या होता है। तो भूमध्य प्रशांत क्षेत्र में जल का गर्म होना अल नीनो की घटना है। आगे जनरल साइंस अध्ययन के अनुसार भारत में 10 में से 6 सूखे गैर अल नीनो वर्षों में होता है। यानी भारत में यदि 10 सूखे आते हैं, तो उसमें से 4 सूखे का कारण अल नीनो है, बाकी के 6 के अन्य कारण भी हैं। तो उनकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर के वायुमंडलीय गड़बड़ी यानी उस जो भी वहाँ पे ऐसी घटनाएँ घटती हैं उनकी वज़ह से होते हैं। द स्टडी वाज़ द स्टडी वाज़ लेड बाय रिसर्चर एट द सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक एंड ओशियनिक साइंस। ये एक मतलब संस्था है, ओशियनिक संस्था है। इसके अलावा इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईसी बैंगलोर ये भी इसमें शामिल था। ये स्टडी इन्होंने कंडक्ट की है और ये बाद में साइंस मैगज़ीन में प्रकाशित हुई थी। एल निनो वर्ष में भारतीय दक्षिण-पश्चिम मानसून जो कि दक्षिण-पूर्वी व्यापारिक पवनों द्वारा निर्मित होता है, कि कमज़ोर होने की घटनाओं से जुड़ा है। ये घटनाएँ दिसंबर महीने के अंत में अ, पूर्वी प्रशांत महासागर यानी पश्चिमी दक्षिणी अमेरिकी तट यानी जहाँ पे हम्बोल्ट हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा बहती है। तो सामान्य रूप से क्या होता है, हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा उस तट पे बहती है, लेकिन जब भी एल निनो ईयर होगा तो वहाँ पे जल क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। यानी हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा वहाँ से प्रतिस्थापित हो जाएगी और वहाँ पे गर्म जलधारा बनने लग जाएगी। तो वहीं से घटना घटती है कि एल नीनो की। एल नीनो को हम पहले से आइडिया लगा सकते हैं कि इस वर्ष एल नीनो होने वाला है। लेकिन जो अन्य घटनाएँ होती है, अन्य घटनाओं की वजह से सूखा आता है, उनका थोड़ा प्रेडिक्शन करना भी मुश्किल होता है। तो जबकि गैर एल नीनो सूखों की घटनाएँ अगस्त माह में भारतीय मानसून में वर्षा की अचानक कमी को दिखाता है, जो कि भयंकर सूखे का कारण बनता है। देखो यहाँ पर ये एक नई स्टडी है, तो जब भी ऐसी स्टडी द हिंदू न्यूज़पेपर या इंडियन एक्सप्रेस में चर्चा में रहती है, तो यहाँ क्या होता है, प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे इसमें रोज़वी वेव अभी तक प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखा नहीं गया था, तो रोज़वी वेव क्वेश्चन अब प्रीलिम्स में आ सकता है। क्योंकि एल निनो, ला निनो ये तो क्वेश्चन प्रीलिम्स में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर मेरा ये मानना है कि आपको निश्चित रूप से न्यूज़पेपर से ऐसी घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि यहाँ से प्रीलिम्स में पक्का क्वेश्चन आने वाला और मेंस में तो यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि हर बार एक क्वेश्चन ऐसा आता भी है कि इंडियन मानसून को जो प्रभावित करने वाले कारण है या भारत में सूखे की घटनाएँ कौन-सी है। जीएस थर्ड के अंदर आपदा प्रबंधन है, वहाँ पे सूखा दिया रखा है। जीएस फर्स्ट में ज्योग्राफिकल जो पॉइंट है वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, इसको गौर से आपको पढ़ना है और अभी आगे मैं डायग्राम से इतना अच्छे से समझाऊँगा कि आपको इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। फिर आगे इसमें है कि रोज़वी वेव और इंडियन मानसून किस प्रकार प्रभावित होता है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर की ऊपरी वायुमंडल यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर को आप एज्यूम करो और उसके ऊपर ऐसी वायुमंडलीय परिसंचरण घटनाएँ होती है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन घटनाएँ होती है, जिसमें रोज़ी वेव उत्पन्न होती है। जेट सिस्टम के साथ ये रोज़वी वेव जेट सिस्टम के साथ तिब्बत पठार की ओर वायुमंडलीय परिसंचनाओं को प्रभावित करती है। चूँकि तिब्बत का पठार इस समय गर्म होकर निम्न दाब क्षेत्र का केंद्र बनता है तथा जहाँ से पूर्वी जेट स्ट्रीम उत्पन्न होती है, जो कि भारतीय मानसून को अच्छी वर्षा कराने में सहायक होती है। लेकिन रोज़वी वेव की घटनाओं के कारण यह निम्न क्षेत्र छिन्न-भिन्न हो जाता है, जिससे भारतीय मानसून कमज़ोर पड़ता है। और ये होता है कि अगस्त के जो 3rd वीक है, उसके अंदर ये घटनाएँ घटती है कि जब हमारे ये क्या होता है कि इसमें दक्षिण-पश्चिम मानसून का आगमन होता है और भारतीय मैदान है, हिमालयन रीजन में क्या आता है, निम्न दाब क्षेत्र बनता है। इसके कारण दक्षिण-पश्चिम मानसून भारत की भूमि पर आता है और इसके अलावा तिब्बत के पठार पर आपको पता है कि वहाँ पे एक पूर्वी जेट सिस्टम भी पैदा होती है, जो कि लो प्रेशर ज़ोन होता है। लेकिन जैसे ही रोज़वी वेव आती है, तो
वहाँ से ये जितनी भी घटनाएँ होती हैं, छिन-भिन्न होती है, जिसके कारण भारतीय मानसून कमज़ोर पड़ने लगता है। 2014 में भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून की वर्षा में 14% की कमी देखी थी, जिसका संबंध एल निनो से नहीं था। इससे पहले भी 1985-86 में ऐसी घटनाएँ देखी गई थी। तो यहाँ पे जो जलवायु विज्ञान के मतलब वैज्ञानिक हैं, वो निरंतर इस स्टडी में लगे हुए थे कि किस प्रकार भारतीय मानसून में जो अनियमितता रहती है, कमज़ोर होता है, उसके क्या कारण हैं। तो वहाँ पे इस स्टडी में ये बताया गया है। आगे हम मैप में जानेंगे कि किस प्रकार ये घटनाएँ घटती है, किस प्रकार रोज़ भी वेव बनती है और किस प्रकार ये हमारे मानसून को इफ़ेक्ट कर रही है। ये नया मतलब नया अध्ययन है, अभी किताबों में इस बारे में लिखा नहीं गया है। अभी आने वाले समय में शायद ऐसी स्टडी और प्रकाशित हो। तो सबसे पहले हम जानेंगे, जैसे वर्ल्ड के मैप पर हम कोशिश करते हैं। जो भी ये घटनाएँ बता रहा है, जो भी ये स्टडी बता रही है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर यहाँ पे ये घटनाएँ घट रही हैं, कि यहाँ पे रोज़ भी वेव जनरेट हो रही है। सामान्य तौर पर क्या होता है, रोज़ भी वेव कहाँ घटित होती है? रोज़ भी वेव जो पोलर जेट स्ट्रीम है यहाँ पे, उसके अंदर बनती है। रोज़बी वेव ऐसे बनती है, मतलब एक सर्पिलाकार आकृति के अनुसार बनती है। सामान्य रूप से अभी तक जो हमारी किताबों में लिखा गया था, रोज़बी वेव वहाँ बनती है जहाँ पे एक तरफ कोल्ड फ्रंट मतलब कोल्ड वायु धाराएँ आती है और एक तरफ आती है ठंडी जल धाराएँ। तो ये जो सर्पिलाकार होता है ना, वो इसलिए बन रहा है कि एक तरफ तो गर्म है, एक तरफ ठंडी है। तो मतलब ये एक मिक्स नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण सर्पिलाकार आकृति ले लेती है। तो ये रोज़बी वेव होती है, जो कि उपोष्ण जेट सिस्टम के अंदर बहती है। और वहाँ के समशीतोष्ण चक्रवात की घटनाओं को प्रमुखतः इनका एक स्थान होता है। लेकिन हाल ही में एक ऐसी स्टडी प्रकाशित हुई है कि अटलांटिक महासागर, विशेष तौर पर उत्तरी अटलांटिक महासागर में भी ऐसी घटनाएँ घट रही है कि यहाँ से इस क्षेत्र से ठंडी वायु राशि आती है और साउथर्न रीजन से गर्म वायु राशि आती है। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सारा मरुस्थल भी है जो कि गर्म होता है। तो यहाँ से जो हवाएँ या वायु राशि जो बनती है वो गर्म वायु राशि होगी और नॉर्थ से क्या होगा, ठंडी वायु राशि आएगी। और आप लोगों को पता है कि यहाँ से उपोष्ण जेट स्ट्रीम भी बहती है। उपोष्ण जेट हमेशा लगभग 30 डिग्री से 45 डिग्री के मध्य बहता है। तो ये भी एक सच्चाई है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी सर्कुलेशन होगा, जैसे यहाँ पे रोज़बी वेव बनती है और यही रोज़बी वेव क्या करती है, उस समय जिस समय इंडियन मानसून होता है, वहाँ ये इंडियन मानसून के मतलब तिब्बत के पठार पर आती है। तो जैसे कि यहाँ पे इंडियन मानसून आ रहा है, ठीक है? और यहाँ पे हमें पता है कि एक पूर्वी जेट सिस्टम बनती है जो कि उठ के यहाँ से ऊपर वायुमंडल में नीचे की ओर आती है और फिर ये इंडियन मानसून को बूस्ट करती है। तो जब भी ये रोज़बी वेव आएगी, तो इसका मतलब ये तिब्बत के पठार पर या उत्तरी हिमालय के रीजन में जहाँ पे भी ऐसी घटनाएँ होती हैं, जलवायु घटनाएँ होती है, जो भारतीय मानसून को प्रभावित करती है, उनको निश्चित रूप से बाधा पहुँचाएगी और भारत की जो मानसून की जो वर्षा होती है वो कम होगी। ये स्टडी के बारे में बताया जा रहा है। तो हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार मतलब रोज़बी वेव क्या होती है, उसके बारे में देखते हैं। और ये एक मैप है कि एल नीनो की घटनाएँ कहाँ घटित होती है। तो आप लोगों को पता है कि एल नीनो की घटनाएँ जब भी घटित होगी, तो इस तट पर घटित होगी, पश्चिम दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर, यानी ये प्रशांत महासागर का हो गया पूर्वी तट। तो सामान्य तौर पर यहाँ पे हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा बहती है। तो यहाँ का जल ठंडा होता है, तो जल ठंडा होगा तो यहाँ पे प्रेशर जो होगा, हाई प्रेशर होगा। और जब भी क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएँ चलती है। तो इंडियन मानसून में क्या होता है, जब सामान्य ये होता है, जैसे यहाँ से दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें ज्यों ज्यों ही 0 डिग्री को पार करती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा बहेगी तो एक सामान्य ईयर होगा और यहाँ पे एल नीनो नहीं होगा। भारतीय मानसून एक सामान्य मानसून होगा। लेकिन जब भी एल निनो ईयर होगा, तो उसमें क्या होगा, भूमध्य रेखा का जो गर्म जल है, वो यहाँ पे आके जो हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा बहती थी पहले, उसको प्रतिस्थापित कर देता है। इसलिए यहाँ का जो प्रेशर होगा, अब लो प्रेशर होगा। इसलिए अब क्या होगा, जो मानसून की हवाएँ यहाँ जानी चाहिए थी, वो यहाँ नहीं जा नहीं पाएगी और बीच में छिन-भिन्न हो जाएगी। इसलिए भारतीय मानसून कमज़ोर होने लग जाएगा। तो ये जो स्टडी थी, वो तो एल निनो के कारण भारतीय मानसून में किस प्रकार बाढ़ आती है और सूखा पड़ता है, उसके कारण घटनाएँ थी कि यानी भारत में लगभग एवरेजली ये होता है कि 10 में से 4 सूखे के कारण क्या है, एल निनो की घटनाएँ हैं। लेकिन जो नई स्टडी है उसमें कह रहा है कि 10 में से 6 जो सूखा है वो नॉन एल निनो घटनाएँ हैं। तो ये तो एल निनो वाली घटनाएँ थी। अब हम थोड़ा-सा रोज़बी वेव को जान लेते हैं। रोज़बी वेव क्या होती है? रोज़बी वेव कोई इतनी मतलब टफ नहीं है। पहले से हमारी किताबों में, एनसीईआरटी किताबों में लिखा हुआ है कि रोज़बी वेव क्या होती है। रोज़बी वेव एक सर्पिलाकार होता है कि अ, सामान्य रूप से यहाँ पे देखो, ये रोज़बी वेव के आकार को दिखाया गया है। तो जैसे ये होता है कि हम मान के चलते हैं अभी, जैसे ऐसी घटनाएँ होती है। एक तरफ से क्या होता है, कोल्ड जो वायु राशि आती है, एक तरफ से गर्म वायु राशि आती है। तो ये वायु राशि क्या होती है, आपस में मिल नहीं पाती है। नहीं मिल पाएगी तो इसमें क्या होगा, फिर वलन पड़ेगा, फ़ोल्डिंग होगी और यही जो फ़ोल्डिंग की जो आकृति है ना, वही क्या है, रोज़बी वेव है। इसी को रोज़बी वेव बोला गया है। और ये पहले से ही मतलब रोज़बी वेव क्या होती है, देखो इसमें दिखाया भी है कि एक तरफ क्या है,
कोल्ड है, एक तरफ वार्म ट्रॉपिकल है। फिर आगे की जो स्टेज होगी उसमें क्या होगा, दोनों आपस में मिक्स अप होने की कोशिश कर रही है, तो ये वलन फोल्डिंग होने की कोशिश में है। फिर आगे के मैप में हम देखते हैं तो इसमें देखो आपस में मिल जाते हैं, ये गर्म यहाँ पे हो गया, ठंडा यहाँ पे आ गया। तो मतलब इसमें क्या बना, एक ट्रफ बना, मतलब एक स्रिंग बना और एक गड्ढा बना। मतलब जब-जब रोज़वी वेव ऐसे बनता है तो इसमें क्या होता है, जब हवाएँ ऊपर उड़ती है तो एक स्रिंग बनता है। तो इसमें क्या होगा, लो प्रेशर बनेगा यहाँ पे, क्योंकि हवाएँ ऊपर उठ रही है तो हवाएँ यहाँ से खाली हुई तो लो प्रेशर बना, और जब ये नीचे बैठता है तो उसके बैठता है हाई प्रेशर बनता है। तो ये घटना सामान्य घटना है कि रोज़वी वेव में क्या होता है, जब-जब लो प्रेशर बनता है तो वहाँ पे उसके नीचे मतलब भूमि परिस्थल पर क्या होगा, एक निम्न दाब क्षेत्र बनेगा और चारों ओर से हवाएँ उसको भरने के लिए आएगी। तो ये क्या करेगा, वर्षा में सहायक होगा। लेकिन जहाँ पे इसका मतलब नीचे बैठती है रोज़ वे, वहाँ हाई प्रेशर बनेगा। तो हाई प्रेशर से हवाएँ दूर जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा, सूखे की घटनाएँ बनेगी। तो यही जो घटना है, वो हमारे तिब्बतन जो प्लेटो है उस पर प्रभावित करती है। जैसे हम सामान्य एक मैप में देखते हैं, यदि आप इसको एग्ज़ाम में बना के आओ रोज़वी वेव को, तो इस तरह से स्टेज में बना सकते हो कि सबसे पहले क्या होता है, इसमें कोल्ड और वार्म आपस में मिलने की कोशिश करते हैं, फिर एक सर्पिलाकार रूप ले लेता है और फिर मतलब लास्ट में आते-आते ये खत्म हो जाती है। तो सामान्य जो समशीतोष्ण चक्रवात होता है, उसमें ऐसी घटनाएँ घटती है कि रोज़बी वेव के कारण वहाँ पे चक्रवात की घटनाएँ होती है। रोज़बी वेव जेट स्ट्रीम नहीं है, आप इसको कभी जेट स्ट्रीम से नहीं मान लेना है कि ये जेट स्ट्रीम है। उसका एक पार्ट है कि जेट स्ट्रीम जब बहती है तो उसके अंदर जो सर्पिलाकार एक आकृति में कुछ वायुमंडलीय घटनाएँ घटती है, वही रोज़बी वेव है। तो हाल ही की स्टडी में ये बताया गया कि जैसे ये एक मैप है, आप जब भी एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, तो उसमें अपना एक डायग्राम पक्का डालना आपको। देखो इसमें आराम से बताया भी गया है कि ये इस रीजन में घटनाएँ घटती है। यहाँ से मतलब गर्म वायु राशि और ठंडी वायु राशि आती है आपस में। ये आपस में मिलती है और यहाँ से एक रोज़वी वेव क्रिएट होती है, और हमें पता है कि यहाँ से हमारा पश्चिमी विक्षोभ यानी पश्चिमी जेट सिस्टम भी बहता है। तो रोज़वी वेव इसके साथ में क्या आ जाती है, इंडियन जो हिमालयन क्षेत्र है उसमें, या हम जानते हैं कि जून के महीने में सूर्य उत्तरायण होता है, तो जो उपोष्ण जेट होता है वो भारत के ऊपर से बहता है, यानी तिब्बत के प्लेटो से बहता है। तो उसी तिब्बत के प्लेटो को प्रभावित करती है रोज़वी वेव, और यही मानसून को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो आशा करता हूँ ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं क्योंकि ये नई स्टडी है। आप इसमें भी मतलब थोड़ा-सा इंडियन मैप बना के बता सकते हो कि किस प्रकार, जैसे पश्चिमी विक्षोभ में तो सामान्यतः क्या होता है, अभी शीतकाल जैसे शीत शीत ऋतु चल रही है तो इसमें सूर्य क्या होगा, सूर्य दक्षिण गोलार्ध में है अभी, तो इसलिए पश्चिमी विक्षोभ यानी जो जेट स्ट्रीम है वो इंडियन जो भूमि है उस पर बह रहा है। बाद में जैसे ही सूर्य क्या होगा, उत्तरी उत्तरायण होगा, तो ये यहाँ से मुख्य भूमि से दूर चला जाएगा। और ये जो अभी स्टडी हम पढ़ रहे थे वो उस वाली है, मतलब जब दक्षिण पश्चिम मानसून इंडिया में प्रवेश करता है ना, उस समय यहाँ पर तिब्बत के प्लेटो पर क्या होता है, लो प्रेशर बनता है। लो प्रेशर के कारण यहाँ पर ऊपर उठकर हवाएँ प्रतिचक्रवाती दशाएँ बनाती है, और यही प्रतिचक्रवाती दशाएँ एक पूर्वी जेट स्ट्रीम, जिसको कोटेश्वरम जेट स्ट्रीम बोलते हैं, अफ्रीकी माध्यम के पास जाके नीचे बैठती है और फिर इंडियन मानसून को बूस्ट करती है। तो रोज़बी वेव जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर से आने वाली रोज़बी वेव इस घटना को प्रभावित करती है। तो ये एक सिंपल ऐसे था। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है निश्चित रूप से आप लोगों को ये पसंद आएगा, और इसको आप लाइक और शेयर करना और आगे बढ़ाना। थैंक यू।